हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। सब बढ़िया। आपका लेक्चर कैसा चल रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो आज हमारा तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का दूसरा लेक्चर है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का दूसरा लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं कौशल कुमार, आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का मेंटोर। आज का हमारा गोल क्या होने वाला है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम देखेंगे। पहले हमने दो दो वैज्ञानिकों के बारे में देखा था। कौन कौन थे? पहले हमने दो वैज्ञानिक के बारे में देखा था। एक था डोबे राइनर और दूसरा न्यूलैंड। डोबे राइनर ने क्या दिया था? अपना ट्रिक दिया था। तीन ट्रिक दिया था: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और एक और क्या दिया था? एक और क्या दिया था बताइए? लेक्चर आपने किया है कि नहीं है? पीछे का लेक्चर आप करते रहिए, आपको अच्छे से सब समझ में आएगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और कैल्शियम और सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। ये तीनों हो गया। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन हो गया। और कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एवं बेरियम। ये तीन ट्रिक दिया था उन्होंने, डोबे राइनर ने। देखिए यहाँ हमने बताया था। ठीक है। तो डोबे राइनर के हिसाब से क्या था कि अगर द्रव्यमान के परमाणु द्रव्यमान को अगर बढ़ते हुए क्रम में सजा दिए तो पहला और लास्ट वाला का जो औसत होता है वह बीच वाले के बराबर होता है। यह था डोबे राइनर का ट्रिक में। फिर उसके बाद आए थे वैज्ञानिक कौन? न्यूलैंड। न्यूलैंड है जिन्होंने बताया था अष्टक नियम के बारे में कि अगर परमाणु द्रव्यमानों को उसके बढ़ते हुए क्रम में सजाएंगे तो प्रत्येक आठवां जो जो तत्व होगा वह पहले के गुण के बराबर होगा, गुण के समान होगा। प्रत्येक आठवां जो तत्व होगा वह पहले तत्व के गुण के बराबर होगा। ठीक है। तो उनका जो नियम था वह कहाँ तक लागू हुआ? 56वें तत्व तक उन्होंने यह समाप्त किया था। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया था और थोरियम तक उन्होंने खत्म किया था। और इनके सिद्धांत में भी कुछ गलतियां थी। को क्या क्या गलतियां थी कि अलग अलग जो गुण वाले जो थे उनको एक साथ रख दिया था और समान समान गुण वाले को अलग अलग रख दिया था। जो मैंने इसको बताया था कि कोबाल्ट और निकल और सी और इलेंथनम, इन दोनों को एक साथ रख दिया। जबकि एक साथ एक 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 जगह पर दो दो हम तत्व नहीं रख सकते, लेकिन उन्होंने रख दिया था। और क्या? कोबाल्ट और निकल को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ रख दिया था, जबकि इनका गुणधर्म अलग अलग था। और फेरम को कोबाल्ट तथा निकल से दूर रखा क्योंकि लेकिन इनका जो गुण था सेम था। फेरम को कोबाल्ट और निकल से अलग रख दिया, लेकिन इनका जो गुण था समान था। तो अलग क्यों रखा उन्होंने? यह ये सब उनके जो सिद्धांत था यह ड्रॉबैक था, मतलब खामियां थी। ठीक था, ठीक है ना? तो अब तीसरे वैज्ञानिक के बारे में हम आज पढ़ेंगे जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। वह क्या था? मेंडलीव की आवर्त सारणी। दो हमने देख लिया: डोबेराइनर का ट्रिक, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। और तीसरा हम आज देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है। तो देखिए उन्होंने क्या किया था। देखिए मेंडलीव ने अव्यवस्थित से व्यवस्थित कैसे किया था। तो देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के विकास का वास्तविक श्रेय रूसी रसायन वैज्ञानिक, क्या क्या नाम था? रूसी वैज्ञानिक कौन थे? दिमित्री इवानोविच मेंडलीव था। कौन सा? रूसी वैज्ञानिक। उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण के विकास का वास्तविक श्रेय उनको ही दिया जाता है।
इनको मेंडलीव को सन 1869 में इन्होंने दिया था। याद रखिएगा, मेंडलीव ने तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया था। ये भी अभी परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ही चल रहे हैं। परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता, इन दोनों में द्रव्यमान में और रासायनिक गुणों में समानता जिन जिन तत्वों का था उनको उन्होंने व्यवस्थित करना स्टार्ट किया। ठीक है। और मेंडलीव के समय कुल 63 ही तत्व थे। उस समय केवल 63 तत्व ही था। याद रखिएगा ये सब। उन्होंने रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों, हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। क्या माना? कि तत्वों के ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ जो अभिक्रिया करने को बनता है, क्या बनता है? हाइड्राइड। हाइड्रोजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? हाइड्राइड। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद क्या बनता है? ऑक्साइड। तो इन दोनों के जो गुणधर्म मिल रहे थे, इन दोनों के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। ठीक है। हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। किन्होंने? मेंडलीव ने। ठीक है। तो ये सब आप लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते जाइए और याद करते जाइए। ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन को इसलिए लिया कि ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं तथा लगभग सभी के सभी तत्वों के साथ यह यौगिक बनाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों लिया उन्होंने? क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो होता है वह लगभग सारे के सारे जो तत्व है सबसे अभिक्रिया करता है। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि किसी के साथ करेगा, किसी के साथ नहीं करेगा। अगर किसी के साथ नहीं करेगा तो उसको हम व्यवस्थित कैसे करेंगे? उसके गुणों के आधार पर नहीं कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन ऐसे तत्व को लिया जो लगभग सारे तत्व के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। मेंडलीव ने 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग नाम क्या कर दिया? अंकित कर दिया। 63 तत्वों के नाम एवं उनके गुणधर्म को लिख दिया, क्योंकि उस समय 63 तत्व ही खोज हो चुके थे। केवल 63 तत्व का ही खोज हुआ था, इसलिए उन्होंने 63 कार्ड लिए और उन सब पे उनका नाम लिखा और उनके गुणधर्म को लिख दिया। और उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों के कार्डों को अलग कर उसे दीवार पर पिन लगाकर चिपका दिया या लटका दिया। उन्होंने देखा कि लगभग सभी तत्वों को स्थान मिल गया है और अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही बढ़ते क्रम में सज गया है। साथ ही देखा कि तत्वों को एक निश्चित समय के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। और इससे निष्कर्ष निकाला उन्होंने कि एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। उन्होंने इन सारे चीज किया। क्या क्या किया? 63 कार्ड लिया, 63 कार्डों को उनका नाम लिख दिया तत्वों का और उनके गुणधर्म को लिख दिया उस पर, और उन सबको क्या कर दिया? एक दीवार पर चिपका दिया बारी बारी से। और बारी बारी से चिपकाया तो उन्होंने पाया क्या? कि जो समान गुणधर्म वाले जो तत्व हैं एक लाइन में आ गया और अलग अलग जो गुणधर्म वाले हैं वो अलग अलग हो गया। ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा कि समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे वह अपने परमाणु द्रव्य के आरोही क्रम में सज गया, जो न्यूलैंड ने बताया था पहले, वही उसी को ये आगे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्होंने देखा कि जो हमने सजाया, पिन पिन को लगाया, सारे तत्वों को मैंने नाम लिख के उसको दीवार पर चिपकाया। उन्होंने पाया कि जो भी जो तत्व है समान गुण वाले एक पंक्ति में आ गए और उनके जो द्रव्यमान है आरोही क्रम में सज गए। साथ ही देखा कि तत्वों के एक निश्चित समय के बाद लगभग समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस नियम को उन्होंने क्या दिया? मेंडलीव का आवर्त नियम दिया। क्लियर है ना? इसको आप देख लीजिएगा कैसे उन्होंने अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करना स्टार्ट किया। पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि 63 तत्वों की खोज हो चुका है, तो 63 तत्वों को पहले उन्होंने क्या किया? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के साथ उन्होंने अभिक्रिया करा के दिखा और हाइड्राइड और ऑक्साइड सूत्रों के तत्वों को वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना उन्होंने हाइड्राइड एवं ऑक्साइड को। क्यों? क्योंकि उनका क्रियाशील बहुत ज्यादा अधिक होता है और लगभग सारे तत्वों के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है। और 63 तत्व था, तो 63 उन्होंने कार्ड लिया और उन 63 कार्डों पर उनका नाम एवं उनका गुणधर्म लिख दिया। लिखने के बाद उनको दीवारों पर चिपकाना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे एक पंक्ति में आके लाइन में लग गए और उनको ध्यान से देखा, जो समान गुणधर्म वाले जो तत्व थे
उनके जो द्रव्यमान थे वो आरोही क्रम में सजे हुए थे, जो न्यूटन ने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ठीक है। और उस नियम को उन्होंने क्या दिया, मेंडलीव की आवर्त नियम दिया। अब देखिए मेंडलीव का आवर्त नियम हम अच्छे से यहाँ देखते हैं। उन्होंने 1872 में दिया था इस नियम को। तत्वों के गुण धर्मों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। जो न्यूटन ने बताया था वही इन्होंने भी बताया है कि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ही इन्होंने भी इसको वर्गीकरण किया है, ना कि किसी और तरीके से। ठीक है, तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। और आवर्त का सामान्य अर्थ होता है किसी राशि या गुण का निश्चित अंतराल के बाद दोहराया जाना, और फलन का अर्थ होता है निर्भर करना। ठीक है, आवर्त का मतलब पीरियोडिक, पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ होते रहता है, मतलब आगे पीछे ऐसे ऐसे। एक बार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर से इसको रिपीट करेगा, फिर से यहाँ जाएगा, फिर से खत्म, फिर से इसको रिपीट करेगा, फिर से रिपीट करेगा। मतलब वह पीरियोडिक है, तभी ना एक निश्चित अंतराल के बाद अपने अपने गुणों को वह रिपीट कर रहा है, अपने स्थान को रिपीट कर रहा है। ठीक है, उसी को पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, और फलन का मतलब होता है निर्भर करना। तो उनके गुणों पर राशि या गुण को निश्चित अंतराल के बाद क्या करता है, दोहरा रहा है, और वही उसी पर वह निर्भर करता है। इस पे परमाणु द्रव्यमान के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार सजाने पर एक सारणी का निर्माण हुआ। इस सारणी को उन्होंने क्या दिया, मेंडलीव का आवर्त सारणी दिया। जैसे उन्होंने मान लीजिए यहाँ पर एक चिपका दिया, यहाँ एक चिपका दिया, यहाँ एक चिपका दिया, यहाँ एक चिपका दिया, ऐसे ऐसे कर करके चिपकाते गया। और कुछ समय बाद देखा कि इसका एक और तत्व यहाँ आ गया, एक और तत्व यहाँ आ गया, एक और तत्व यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, और एक यहाँ आ गया, ऐसे ऐसे कर करके आते गया। तो ये जो तत्व हैं, उन्होंने देखा कि समान गुण धर्म वाले जो थे एक पंक्ति में आके लाइन में लग गए, और ये भी एक पंक्ति में आके लाइन में लग गए। चिपकाते गया उनके गुणों के आधार पर। और उन्होंने प्राप्त किया क्या, सारे के सारे जो तत्व थे, जो जिनके गुण समान थे, वह एक लाइन में आकर लग गया। तो इनसे उन्होंने एक सारणी बनाया, एक बड़ा सा सारणी बनाया, और उस सारणी का नाम दिया क्या, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, जो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है इस फिगर में, देखिए। और उनके सारणी में 6 गो क्षैतिज पंक्तियां थी, और आठ आठ क्या था, उदग्र स्तंभ था। मतलब कॉलम, वर्टिकल कॉलम कितने थे, 8 है। और हॉरिजॉन्टल कॉलम की हॉरिजॉन्टल रोज कितने थे, 6। देखिए यहाँ पर इसमें दिख रहा ना इसमें। तो देखिए उन्होंने स्टार्ट किया, पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट किया, चिपकाना स्टार्ट किया, चिपकाते गए कुछ समय बाद एक लिथियम आया। लिथियम को देखा कि वो हाइड्रोजन के गुण के समान था, तो लिथियम को फिर यहाँ चिपका दिया, बेरिलियम को फिर यहाँ चिपका दिया, बोरॉन को यहाँ चिपका दिया, और उनके रासायनिक गुणधर्म नीचे भी दिया गया। ये है द्रव्यमान, द्रव्यमान को सजाते गया। फिर कार्बन को यहाँ चिपका दिया, यहाँ चिपका दिया नाइट्रोजन को, यहाँ चिपका दिया ऑक्सीजन को, यहाँ फ्लोरीन को चिपका दिया। ऐसे चिपकाते उनको एक समझ में आया, ये जो समान गुण धर्म वाले हैं वो क्या कर रहे हैं, वह एक पंक्ति में आके लग गए, एक पंक्ति में आके लग गए। ये सारे के सारे इनके समान गुण ये हैं, एक पंक्ति में आके लग गए, इनके गुण एक पंक्ति में आके लग गए, सब सारे के सारे। और ये सारे के सारे जो हैं एक द्रव्यमान के आरोही क्रम में। देखिए हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का 6 है, 6.9 है, सोडियम का 22 है, पोटेशियम का 39 है, रुबिडियम का 85 है। तो इनके द्रव्यमान के किस फॉर्म में, आरोही क्रम में है ना। तो न्यूटन ने भी यही बोला था, और उसी को आगे बढ़ाया कि मेंडलीव ने। ठीक है, बस इन्होंने किया क्या कि सब कार्डों पर उसका नाम लिख दिया, और नाम लिखने के बाद तो चिपकाते गया। और कुछ समय बाद उनको समझ में आया कि अरे मैं तो जिस तरीके से चिपका रहा हूँ, ये जो सारे के सारे जो गुण हैं जिनके समान गुण थे, वो एक लाइन में आकर लग गए, एक लाइन में लग गए। तो ऐसे करते करते उन्होंने एक सारणी बना दिया। ये सारणी आप देख रहे हैं ना, इस सारणी को उन्होंने नाम दिया क्या, मेंडलीव का आवर्त सारणी। इसमें छह छह क्षैतिज है, मतलब रोज है, और और आठ आठ क्या है, 8 उन्होंने कॉलम दिया, 8 कॉलम के रूप में उन्होंने प्राप्त किया, और 6 क्षैतिज रेखा के रूप में प्राप्त किया। 6 क्षैतिज पंक्तियां और 8 कॉलम उन्होंने प्राप्त किया, जब उन्होंने
कार्ड को चिपकाना स्टार्ट किया तो। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनको इनका गुण समान है। बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया और बेरियम हो गया, इनका गुण समान है। बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और टेलुरियम हो गया, इनका गुण उन्होंने बोला कि समान है उनके हिसाब से। ठीक है, तो मेंडलीव के हिसाब से ये सारे जो आप देख रहे हो यही सारणी है। ठीक है, देखिए जो न्यूलन ने नहीं बताया था कि फेरम कोबाल्ट निकल को अलग रखा था उन्होंने, न्यूलन ने, तो न्यूलन ने इसको अलग रखा था लेकिन मेंडलीव ने इसको साथ रखा। तो यह उन्होंने न्यूलन के जो कमियां थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया ना। बेरियम को उन्होंने, बेरियम के साथ, बेरियम को इसमें नहीं रखा था न्यूलन ने, लेकिन लेकिन मेंडलीव ने बेरियम को दूसरे ग्रुप में रख दिया। ठीक है, रूबिडियम, रोडियम और पैलेडियम का गुण समान होता था, इनको एक साथ रख दिया, इनको एक साथ रख दिया। ठीक है, क्लियर है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का गुण समान है, इसमें उन्होंने एक साथ रख दिया। ठीक है, तो जो न्यूलन और डोबेराइनर का जो गलतियां थी उनको इन्होंने सॉल्व कर दिया, लेकिन इनका भी कुछ गलतियां अब आगे निकलेगी। इनका भी जो सारणी है उन सारणी को कुछ ना कुछ गलतियां हैं, कुछ गलतियां, उसमें गलतियां क्या है तो हम यहाँ देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी हमारा है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, दो जगह तो नहीं हो सकता ना कोई तत्व, नहीं हो सकता दो जगह। तो देखिए बहुत सारे, अब इसका गलतियां क्या है, जो 36 पंक्तियां हैं उसको हम आवर्त कहते हैं और जो उदग्र स्तंभ है उसको हम समूह या वर्ग कहते हैं। जो जो कॉलम वाले हैं, ये जो कॉलम वाले हैं तो उदग्र या हम क्या कहते हैं, वर्ग, वर्ग कहते हैं, वर्ग, ग्रुप, ग्रुप कहते हैं। और इसको हम पीरियड कहते हैं, पीरियड, पीरियड या आवर्त कहते हैं। ठीक है, आवर्त कहेंगे 36 को और जो कॉलम है उसको हम वर्ग कहेंगे, कॉलम वाइज जो है। अब देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी का मापदंड क्या था, उन्होंने कैसे मापदंड किया था, कैसे उन्होंने सजाया था। तो उन्होंने द्रव्यमान को आरोही क्रम में पहले सजाया, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाया गया और समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक समूह में रखा। यह सब उनका मापदंड था, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में पहले सजाया, फिर दूसरा उन्होंने क्या किया, समान गुण धर्म वाले जो तत्व थे उसको एक समूह में रख दिए, एक समूह में रख दिया। दूसरा क्या था, तत्वों के हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को उन्होंने मूलभूत गुणधर्म माना, जो मैंने अभी पीछे बताया। हाइड्राइड एवं ऑक्साइड से ही क्यों किया, क्योंकि लगभग लगभग सारे के सारे जो तत्व हैं वह हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से रिएक्शन करता ही करता है। ठीक है, तो हाइड्राइडो एवं ऑक्साइडो को मूलभूत गुणधर्म मानकर वर्गीकरण किया और आवर्त सारणी के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। आवर्त सारणी के शीर्ष पर ऑक्साइड तथा हाइड्राइड के सूत्र में अंग्रेजी का अक्षर आर जो होता है समूह के किसी भी तत्व को दर्शाता है। ठीक है, इसी प्रकार पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन, बेरियम के ऑक्साइड के सूत्र क्रमशः क्या हो गया, K2O, Al2O3, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो सिलिकॉन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड, ये सारे के सारे जब ऑक्सीजन से रिएक्शन किया क्या बन गया, पोटेशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड। ठीक है, और यही पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया और बेरियम हो गया, यह जब हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सिलिकॉन हाइड्राइड एवं बेरियम हाइड्राइड। ठीक है ना, तो उन्होंने ऑक्साइड एवं हाइड्राइड का मूलभूत गुणधर्म मानकर ही वर्गीकरण किया था। ये तीनों आप याद कर लीजिएगा, उनका मापदंड क्या होता है, ये तीनों था। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहले उपलब्धियां देखते हैं, उसके बाद हम उनकी कमियां देखेंगे। ठीक है, तो उपलब्धियां क्या क्या थी, मैंने पहले ही बताया कि कोबाल्ट, निकेल को और फेरम को एक साथ रख दिया, क्यों, क्योंकि उनका गुणधर्म एक समान था। जो न्यूलन ने अलग अलग कर दिया था, तो न्यूलन ने अलग अलग कर दिया था तो मेंडलीव ने उसको एक साथ रख दिया। ठीक है, देखिए मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाया और समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ समूह में रखा। ठीक है, एक साथ समूह में रखा। मेंडलीव ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखने के क्रम में अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को कहीं 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 कम द्रव्यमान वाले तत्वों से पहले रख दिया और कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए।
ये दूसरा दूसरा चीज अभी तक हमने नहीं बताया था। यहाँ पर देखिए मेंडलीव ने क्या किया कि समान गुणधर्म वाले तत्व को एक साथ रखने के क्रम में उन्होंने एक क्या किया, एक काम क्या किया कि जो अधिक द्रव्यमान वाले जो तत्व थे उसको उन्होंने कहीं कहीं कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिए। जो पहले जो जो नियम था वो नियम क्या कहता है कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के क्रम में, मतलब आरोही क्रम में, यहाँ अगर कम द्रव्यमान है तो यहाँ ज्यादा होगा, फिर यहाँ ज्यादा होगा, फिर यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा। परमाणु द्रव्यमान बढ़ते क्रम में रहेगा, बढ़ते क्रम में परमाणु द्रव्यमान होना चाहिए। लेकिन उन्होंने मेंडलीव ने क्या किया कि किसी किसी का जो गुण था वो कम द्रव्यमान वाला का गुण ज्यादा करीब था ज्यादा द्रव्यमान वाला से। कहने का मतलब कि जब उन्होंने समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ एक समूह में रखना स्टार्ट किया, उन्होंने पाया कि कम अधिक द्रव्यमान वाला जो तत्व था वह कम द्रव्यमान वाला तत्व से कहीं कहीं ज्यादा मतलब करीब था। तो उन्होंने क्या किया कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया। तो यह तो आरोही क्रम में नहीं हुआ ना। यह तो यह एक कमियां हो गया, यही एक कमियां है इनको मेंडलीव का। उन्होंने नियम क्या दिया था कि परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में सजाना, लेकिन क्या किया उन्होंने कि अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कहीं कहीं कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रख दिया और कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया। ठीक है, जैसे कोबाल्ट को निकल से पहले रख दिया, जबकि कोबाल्ट का जो द्रव्यमान होता है वह ज्यादा होता है निकल से। तो ये भी एक इनको इनके नियम का थोड़ा विपरीत हो गया ना कि परमाणु द्रव्यमान वाला अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले को बाद में रख दिया। इसी प्रकार टेलुरियम जो है आयोडीन से पहले हो गया, क्योंकि लेकिन टेलुरियम का जो द्रव्यमान है 127 है और इसका 126.9 है। तो ज्यादा वाला को पहले रख दिया, लेकिन ज्यादा वाला को पहले तो नहीं रखना था, नहीं रखना था ना, ज्यादा द्रव्यमान वाले को पहले नहीं रखना था। लेकिन टेलुरियम का जो गुण धर्म था वह समान था, इसीलिए उसको पहले रख दिया। और जो आयोडीन का जो गुण था वह अलग था, इसलिए उसको बाद में रखा। अगर आयोडीन को पहले रख देता और टेलुरियम को बाद में रखता तो समान गुण धर्म वाले एक साथ नहीं आ पाते। तो उन्होंने एक चालाकी किया। तो इनको उपलब्धियां भी बोल सकते हैं और एक कमियां भी बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं ना। उन्होंने समान गुण धर्म को प्रेफरेंस दिया कि जिनका गुण समान है उसको पहले रखा जाए। इसको उन्होंने क्या दिया, प्रेफरेंस दिया, मतलब महत्व दिया, ना कि द्रव्यमान को महत्व दिया। ठीक है, उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को महत्व ना देकर उन्होंने समान गुण धर्म वाले को महत्व दिया। क्यों? क्योंकि गुण धर्म अगर बराबर है, सेम है, तो एक साथ उसको रख सकते हैं। द्रव्यमान का क्या है, द्रव्यमान तो हम आगे पीछे कर सकते हैं। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। ठीक है, जैसे अब देखिए किसी किसी एक एग्जांपल देता हूँ रियल लाइफ में। किसी किसी लड़की का जो द्रव्यमान होता है वो ज्यादा होता है लड़के से। तो आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि लड़की को लड़के के साथ बैठा लीजिएगा और लड़के को लड़की के साथ बैठा लीजिएगा, नहीं ना। कोई कोई लड़का का द्रव्यमान मतलब जो वजन होता है कम होता है, जो पतला होगा दुबला होगा उसका वजन मान लीजिए 30 है। और कोई कोई लड़की का जो वजन होता है उसका मान लीजिए मोटी होगी तो उसका वजन कितना होगा, 40 होगा। तो ऐसा थोड़ा है कि लड़की को आप लड़के के साथ बैठा लीजिएगा और लड़के को लड़की के साथ बैठा लीजिएगा, नहीं ना, ऐसा नहीं कीजिएगा ना। तो उन्होंने भी ऐसा ही किया, मेंडलीव ने ऐसा ही किया कि जिनका गुण धर्म समान था उनको एक साथ बैठा दिया, ना कि उनका द्रव्यमान देखकर उसको आरोही क्रम में सजाना स्टार्ट कर दिया, नहीं। ये उन्होंने एक चालाकियां किया। ठीक है, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया कि उन्होंने ऐसे ही किया था कि कोबाल्ट को निकेल से पहले इसलिए रखा क्योंकि कोबाल्ट का जो गुण धर्म था वह समान था और निकेल का जो गुण था वह अलग था। जिस जिस ग्रुप में रखा था उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जिस वर्ग में रखा था उसके हिसाब से कोबाल्ट का जो गुणधर्म था उसका उससे उसके समान था निकेल से। भले इसका द्रव्यमान अलग अलग का है ना हो, मतलब कम ना हो ज्यादा क्यों ना हो। ठीक है, उन्होंने द्रव्यमान को महत्व ना देकर गुण धर्म को महत्व दिया। जैसे लड़का लड़की को, लड़के का वजन कम है लड़की का वजन ज्यादा है, तो लेकिन लड़की को लड़की के साथ ही बैठाएंगे ना, इसलिए लड़की को लड़की के साथ ही बैठाएंगे और लड़का को लड़का के साथ बैठाएंगे, ना कि द्रव्यमान के हिसाब से हम उसको आगे पीछे लड़का को पहले बैठा दिया, लड़का को लड़की के साथ बैठा दिया और लड़की को लड़के के साथ बैठा दिया, नहीं ना, ऐसा नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसा मेंडलीव ने भी ऐसा ही किया कि कोबाल्ट को उसके कोबाल्ट का जो गुण धर्म जिससे मैच कर रहा था
कोबाल्ट का गुण-धर्म जिससे मैच कर रहा था उसके साथ उसको बैठा दिया, और निकेल का जिससे मैच कर रहा था उसके साथ उसको बैठा दिया। भले उसका द्रव्यमान ज़्यादा क्यों ना हो, कोबाल्ट का द्रव्यमान ज़्यादा क्यों नहीं था, ठीक है? वैसा ही केस टेलुरियम और आयोडीन में भी था। टेलुरियम का द्रव्यमान भले ज़्यादा है आयोडीन से, लेकिन टेलुरियम का जो गुण-धर्म था मैच कर गया, और आयोडीन का किसी और से मैच कर गया। तो अलग-अलग कर दिया, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक है? इतना समझाने का मेरा यही मकसद था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? अब देखिए तीसरा क्या था। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे जो उस समय ज्ञात नहीं थे। उन्होंने रिक्त स्थान इसलिए छोड़ दिया था, उन्होंने सोचा कि आगे जब आविष्कार होगा कोई तत्व का, तो हम उसको जगह पर उसको रख देंगे। उन्होंने ऐसा सोच के उसको क्या कर दिया, रिक्त स्थान छोड़ दिया, और भविष्यवाणी की भविष्य में नए तत्वों का आविष्कार होगा जिनसे ये रिक्त स्थान भरे जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, इनका नामकरण उन्होंने उसी समय में इससे पहले आने वाले तत्व के नाम में एका जोड़कर और उपसर्ग लाकर किया था। ठीक है, एका उपसर्ग लगाकर उन्होंने नामकरण भी कर दिया था। जैसे बोरन बोरन के बाद, मान लीजिए यहाँ पर बोरन है, बोरन के बाद कोई रिक्त स्थान छोड़ दिया, बोरन के बाद अगर रिक्त स्थान छोड़ दिया तो उनका नाम क्या दे दिया, यहाँ पर उन्होंने एका बोरोन दे दिया। उन्होंने सोचा कि जब कोई कोई आविष्कार होगा तो उस तत्व को हम यहाँ रख देंगे, उस तत्व को हम यहाँ रख देंगे, बोरन के बाद में रख देंगे, तो उसका नाम क्या दे दिया, एका बोरोन। पहले ही से उनका नामकरण कर दिया। ठीक है, अगर एल्यूमिनियम के बाद कोई तत्व होगा, मान लीजिए एल्यूमिनियम के बाद मैंने रिक्त स्थान कोई छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि बाद में भविष्य में कोई आविष्कार होगा तत्व, तो यहाँ पर कोई तत्व आएगा यहाँ पर, तो उसका नामकरण उन्होंने क्या दे दिया, उनका नामकरण पहले ही उन्होंने कर दिया, आविष्कार होने से पहले ही कर दिया नामकरण। मतलब पैदा लेने से पहले ही माँ बाप सोच लेते हैं ना कि बच्चे का नाम क्या रखना है। सोचते हैं ना कभी कभी कि मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम ये रखूंगा, मेरी बेटी होगी तो मैं उसका नाम मैं ये रखूंगी, ऐसा होता है ना। तो वैसे ही मेंडलीव ने किया था कि जब एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व आएगा, एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व का आविष्कार होगा, उसका नामकरण उन्होंने क्या दिया, एका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के बाद का जो तत्व आएगा उसका नाम क्या दिया, एका सिलिकॉन। ठीक है, तो इन तीनों का उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि जब बोरोन के बाद कोई तत्व का आविष्कार होगा तो उसका नाम हम देंगे क्या, एका बोरोन। एल्यूमिनियम के बाद जो तत्व का आविष्कार होगा उसका नाम क्या देंगे, एका एल्यूमिनियम। और सिलिकॉन के बाद जो तत्व का आविष्कार होगा उसका नाम क्या देंगे हम, उसका नाम क्या देंगे, एका सिलिकॉन देंगे। ठीक है, और वही जो है आज आज जो है मॉडर्न युग में वो जो आविष्कार हुआ जो तत्व है वो कौन कौन से थे, वह स्कैंडियम थे, गैलियम थे और जर्मेनियम था, जिनका मेंडलीव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था मेंडलीव ने। ठीक है, मेंडलीव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था कि इन तत्वों का खोज होगा, तो उनका नामकरण उन्होंने दे दिया था, क्या, एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। जो एका बोरोन था वह स्कैंडियम हो गया, और एका एल्यूमिनियम था उसका नाम क्या पड़ गया, गैलियम, और जो एका सिलिकॉन था उसका नाम जर्मेनियम पड़ गया। जैसे मैं बताता हूँ आपको, घरों में आप देखते होंगे माँ पापा पहले ही सोच के रखते हैं कि मेरा बेटा का नाम चिंटू होगा, पिंटू होगा, लेकिन पैदा होता है तो जरूरी नहीं कि उसका नाम चिंटू चिंटू या पिंटू ही रखा जाए। अब सोच लिए, अब बाद में मन पलट भी जाता है ना, मन पलट जाता है उसका, सोचते हैं कि चिंटू पिंटू क्या रखें हम, इससे अच्छा कोई और दूसरा नाम रख देते हैं। तो वैसा ही मेंडलीव के साथ भी हुआ। मेंडलीव ने सोचा था कि मैं जो तत्व आविष्कार होगा उसका नाम हम रखेंगे एका बोरोन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। लेकिन जब आविष्कार हो गया, मतलब पैदा हो गया, कोई बच्चा पैदा हो गया या कोई तत्व आविष्कार हो गया, तो उसका नाम क्या रखा गया, उसका नाम रखा गया स्कैंडियम। जो एका बोरोन रखना चाहते थे उसका नाम क्या हो गया, स्कैंडियम। उसका नाम एका एल्यूमिनियम रखना चाहते थे उसका नाम क्या रख दिया, गैलियम। और जिसका नाम एका सिलिकॉन रखना चाहते थे उसका नाम क्या रख दिया, जर्मेनियम। मतलब नाम बदल दिया उन्होंने, जो सोचा था वो नाम नहीं रखाया। ठीक है, जैसे माँ बाप सोचते हैं कि ए नाम रखेंगे, लेकिन पैदा होने के बाद उनका मन बदल जाता है तो दूसरा नाम रख देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ जब आविष्कार हुआ तो उसका नाम स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम पड़ गया। समझ में आ गया, समझ में आया इसको, इतना समझाने क्लियर है ना आपको, क्लियर है। अब देखिए चौथा क्या है, ये सब उनका चालाकियां था। मेंडलीव ने बहुत ज्यादा पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये
जो तत्व हैं आविष्कार होंगे बाद में, ठीक है। और रिक्त स्थान छोड़ दिया था। बाद में जो आविष्कार हुआ उसका नामकरण उन्होंने सोचा था, वो नाम नहीं पड़ा, कोई और नाम पड़ गया। लेकिन इतना कोई सोचना भी आसान बात थोड़े है कि बाद में आविष्कार होगा। हम लोग तो आजकल सोच भी नहीं सकते कि क्या क्या तत्व का आविष्कार होगा, उन्होंने इतना कर रखा था, ठीक है। अब चौथा देखिए, उत्कृष्ट निष्क्रिय गैस हीलियम, नियोन और आर्गन इत्यादि की खोज बहुत देर मतलब 1894 ईस्वी में हुई थी। जो हीलियम, नियोन, आर्गन की जब खोज हुआ, कब? 1894 में। जब इन गैसों की खोज हुई तब मेंडलीव की आवर्त सारणी को छेड़छाड़ किए बिना कि इन्हें नए समूह वर्ग में रख दिया गया। जब उत्कृष्ट गैस का आविष्कार हुआ तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसको छेड़छाड़ नहीं किया गया। उसको छेड़छाड़ न करके उसको एक अलग अलग वर्ग में रख दिया। अलग वर्ग में रख दिया, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? उसका उन्होंने नाम दिया क्या? शून्य। उस वर्ग का नाम क्या पड़ा? शून्य। शून्य नाम पड़ा उस वर्ग का। जैसे यहाँ पर आपने देखा अभी, ये जो आठवां जो तत्व था, आठवां जो था यहाँ पर, इसके बाद उन्होंने एक और वर्ग बनाया जब उत्कृष्ट गैस बना था, तो उन्होंने क्या नाम दिया? उसका शून्य नाम दिया था, शून्य। उसमें उन्होंने किसको रखा? उसमें उन्होंने रखा किसका? अक्रिय गैस को। कौन कौन सा? हीलियम, नियोन, आर्गन, ये तीन जो थे अक्रिय गैस का आविष्कार हुआ था। उन्होंने अलग एक वर्ग में रख दिया, उसका नाम क्या दिया? याद रखिएगा, उसका नाम रखा गया था शून्य, ठीक है। उसका नाम रखा गया था शून्य। कब आविष्कार हुआ था? 1894 में, ठीक है। तो आगे देखिए अब, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो एक संक्षेप में मैंने यहाँ देखा रखा है। देखिए, तत्वों के सामान्य अध्ययन में सुविधा हुआ हूँ जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया। तो नए तत्व के विषय में भविष्यवाणी, अर्थात नए तत्व के आविष्कार में उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दिया था, ठीक है। नए तत्व के जो आविष्कार होगा, कौन कौन सा आविष्कार होगा, उनका नामकरण उन्होंने पहले ही कर दिया था। नामकरण पहले कर दिया तो इससे क्या हुआ? उनका गुण, ये सब जो है उनके विशेषताएं हैं, ठीक है। तत्वों के यौगिकों की प्रकृति की जानकारी और अनुसंधान कार्य में सहायता, ये सारे उनकी विशेषताएं थी, ठीक है। देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मेंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, मतलब इसका कि इसको हम अगले लेक्चर में पढ़ें। देखिए, पढ़ लेते हैं। मेंडलीव की वर्गीकरण की सीमाएं क्या थी, मतलब दोष क्या था? उनका भी अब कुछ कुछ दोष निकलने लगा जब बहुत ज्यादा तत्व की आविष्कार होने लगा। तो देखिए, पहला क्या था कि हाइड्रोजन की अनिश्चित स्थिति। मैंने पहले दिखाया था कि हाइड्रोजन को दो दो जगह पर रखा हुआ था। हाइड्रोजन को दो दो जगह पर रखा हुआ था। देखिए यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन को यहाँ भी रखा गया है और हाइड्रोजन को यहाँ पर रखा गया है। तो दो जगह तो, एक तत्व दो जगह तो नहीं रह सकता ना, तो ये गलत चीज है। तो ये पहला उनका दोष निकल गया, हाइड्रोजन की अनिश्चित अनिश्चित जगह, ठीक है। यह विद्युत धनात्मक तत्व है और इसकी संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। तो यह क्षार धातुओं के जैसा हैलोजन, ऑक्सीजन एवं सल्फर के साथ अभिक्रिया कर जैसे सूत्र वाले यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं के जैसा ही काम करता है। हैलोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, सल्फर के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया कर एक जैसे सूत्र एवं यौगिक बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन का यौगिक क्या बनाता है? क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बना दिया और सल्फर के साथ रिएक्शन करके H2S बना दिया, ठीक है। और क्षार धातु के यौगिक कैसे बनते हैं? NaCl होता है, Na2O बनता है और Na2S बनता है। तो सेम सेम जैसा इसका भी गुण दिखा रहा है ना, इसमें भी HCl है, इसमें भी NaCl है, इसमें भी H2O है और इसमें भी Na2O है, Na2 है, और इसमें भी H2S है और इसमें भी Na2S है। तो क्षार धातु के जैसा इसका गुण धर्म दिखा रहा है ना। लेकिन हाइड्रोजन एक अधातु है, हाइड्रोजन एक अधातु है, तो धातु को धातु के साथ कैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो यह भी एक कमियां, मतलब अनिश्चित स्थिति के कारण उन्होंने क्या किया कि हाइड्रोजन को एक अधातु के साथ भी रख दिया और एक धातु के साथ भी रख दिया कि ऐसे किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को समझने में दिक्कत ना हो कि अधातु, हाइड्रोजन जो है अधातु का भी गुण शो करता है
तो गुण के आधार पर उन्होंने धातुओं में भी रख दिया, और हाइड्रोजन जो है ऑक्साइड से और ऑक्सीजन से, सल्फर से, क्लोरीन से इसके जैसा बिहेव कर रहा था, क्षार धातु के जैसा बिहेव कर रहा था। तो उसको क्षारीय धातु के साथ भी रख दिया। दो रीजन था दोनों को अलग अलग वर्ग में रखने का। हाइड्रोजन को दो अलग अलग वर्ग में रखने का उनका मकसद क्या था? पहला देखिए, पहला क्या था कि जैसे क्षारीय धातु होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब जो था वह क्लोरीन से, ऑक्सीजन से, सल्फर से जैसे रिएक्शन करता है, मतलब अभिक्रिया करता है, वैसे ही हाइड्रोजन भी रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है। सेम सेम अभिक्रिया करता है, सेम अभिक्रिया करता है। तो इनका दोनों का गुण जो है समान हो गया, इन दोनों का जो गुण समान हो गया, इसलिए हाइड्रोजन को क्षारीय धातु के साथ रखते हैं। भला हो गया, हाइड्रोजन को क्षारीय धातु के साथ क्यों रखते हैं? लेकिन हाइड्रोजन एक अधातु है, तो अधातु है तो उसको हम धातु के साथ कैसे रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो मेंडलीव ने क्या किया कि क्षारीय धातु के साथ भी रख दिया और अधातु के साथ भी रख दिया। लेकिन यह गलत कर दिया उन्होंने। क्या गलत क्यों कर दिया? क्योंकि एक तत्व दो जगह कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना, एक तत्व दो जगह नहीं रह सकते। तो यह उनकी एक कमियां थी जिनके बारे में उन्होंने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन किया था। ठीक है, हाइड्रोजन के बारे में उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था। ठीक है, इनके गुण हैलोजन से भी मिलते हैं। यह हैलोजन के समान द्विपरमाणु अणु के रूप में पाई जाती है और धातुओं एवं अधातुओं से अभिक्रिया कर सहसंयोजक यौगिक बनाता है। उपयुक्त कारणों के कारण मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाया था। ठीक है, इसका गुण तो हाइड्रोजन से भी मिलता था, तो हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं रखा? इसके साथ ही क्यों रखा? सोडियम पोटेशियम के साथ ही क्यों रखा? तो यही सब कारण था कि मेंडलीव ने हाइड्रोजन को अपने सही स्थान नहीं दे पाया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा, समस्थानिकों के लिए स्थान उपलब्ध नहीं, समस्थानिकों के लिए उन्होंने स्थान उपलब्ध नहीं कराया। देखिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी बनने के काफी समय बाद समस्थानिकों की खोज हुई थी। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं और लेकिन रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। समस्थानिक किसे कहते हैं? जिसके परमाणु संख्या समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। परमाणु संख्या समान होता है और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, तो हम समस्थानिक कहते हैं, और उसके रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तब परमाणु द्रव्यमान जब अलग अलग हो गया तो उनको क्या कर दिया? उनको अलग अलग रख दिया, लेकिन उनके रासायनिक गुणधर्म तो सेम सेम थे। जब रासायनिक गुणधर्म समान था तो उनको एक साथ क्यों नहीं रखा? उनको एक साथ रखना चाहिए था ना। लेकिन उन्होंने उसका स्थान सही सही से नहीं दिया, उसका स्थान अलग अलग स्थान मिलना चाहिए था। ठीक है, लेकिन समस्थानिकों को मेंडलीव की आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान नहीं दिए गए। यह मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य दूसरी कमी थी। ठीक था, जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाया था, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि समस्थानिकों का रासायनिक गुणधर्म समान था तो एक साथ रख दिया, लेकिन उनके जो द्रव्यमान था अलग अलग था। द्रव्यमान के हिसाब से जब सारणी बनाया तो उसको अलग अलग क्यों नहीं रखा? यही एक कमी था उनका। जब इसका मान लीजिए एक तत्व ए हो गया, एक तत्व मान लीजिए ए है और एक और तत्व ए है, तो इन दोनों का जब द्रव्यमान अलग अलग है लेकिन गुणधर्म समान है, तो गुणधर्म समान है तो उन्होंने क्या किया कि एक साथ रख दिया। लेकिन उनका जो नियम था, वह परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित नियम है तो उन्होंने एक साथ क्यों रख दिया उसको? यह उनका एक कमी था, जबकि उनको अलग अलग रखना चाहिए था, क्योंकि ये अपने नियम के ही विरोध में काम कर दिए। उनका नियम क्या कर रहा था कि परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में सजाना है, लेकिन इसका परमाणु द्रव्यमान अलग अलग था तो इसको अलग अलग रखना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि परमाणु द्रव्यमान के क्रम में ही अलग अलग रख रहे थे हम, लेकिन इन्होंने क्या किया कि एक साथ रख दिया। तो एक साथ रखना इनका गलती था, यह अपने नियम के विरोध में ही चल गए। अपने जो नियम दिया था उसी को यह फॉलो नहीं किए। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान के क्रम में अतिक्रमण वही जो मैंने बताया था कि कम द्रव्यमान वाले को बाद में लिख दिया और अधिक द्रव्यमान वाले को पहले लिख दिया था। वह कोबाल्ट और निकल वाला क्या था, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा गया, लेकिन इसलिए कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को पहले आना चाहिए और अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले को बाद में आना चाहिए। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया था, अभी मैंने दिखाया था कि कोबाल्ट और निकल वाले केस में
कोबाल्ट और निकेल, ये वाला केस था और ये दोनों केस था। इन दोनों में क्या था, इन्होंने रासायनिक गुणों के आधार पर उनको पहले रख दिया और उसको बाद में रख दिया। कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकेल को बाद में रख दिया, जबकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान बड़ा था निकेल से। लेकिन नियम क्या कहता है, नियम कहता है जिसका परमाणु द्रव्यमान कम है उसको पहले लिखेंगे, जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा है उसको बाद में रखेंगे। तो वो तो अपने नियम को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने नियम को ही अपना फॉलो नहीं किया अच्छे से। ठीक है, तो यह भी एक ड्रॉबैक था उनका। ठीक है, लेकिन जब कुछ तत्वों को उनके रासायनिक गुण धर्मों के आधार पर उनके सही समूह में रखा गया तो पाया गया कि अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जो थे पहले आ गए और कम परमाणु द्रव्यमान वाले जो तत्व थे बाद में आ गए। यह मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के विपरीत था, जो मैंने बताया कि वह अपने नियम को ही फॉलो नहीं कर रहे थे। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एग्जांपल मैंने बताया था टेलुरियम का परमाणु द्रव्यमान वाला और कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान वाला, यह मैंने पहले बता चुका हूँ। ठीक है, देख लीजिए इसको। अब देखिए चौथा, समूह 8वें में 3-3 तत्वों का एक साथ रखा जाना। एक समूह में हम 3-3 तत्वों को कैसे रख सकते हैं, एक समूह में कम से कम एक ही तत्व रख सकते हैं ना। वही बोला कि समूह 8वें में 3-3 तत्वों को एक साथ रखा जाना, तो यह भी एक उनका गलत था। परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया, जब बढ़ते हुए क्रम में सजाते हैं हम, तो एक ही ग्रुप में हम 3-3 तत्वों को कैसे रख सकते हैं, जबकि हमको अलग अलग तत्वों में अलग अलग ग्रुप में रखना चाहिए उसको, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान सबका अलग अलग है तो अलग अलग रखेंगे ना। तो उन्होंने ये भी एक मिस्टेक किया था कि फेरम कोबाल्ट निकल को एक साथ रख दिया था और रुबिडियम रोडियम एवं पैलेडियम को एक साथ रख दिया था। यह उनका एक मिस्टेक था। ठीक था, ठीक है, यह भी एक गलती था उनका। इन सबको आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको एग्जाम में लिखना है और एग्जाम्पल दे दे के बताना है आपको क्या क्या एग्जाम्पल था जो जिसके वजह से उनका जो सारणी था, जो आवर्त सारणी है, वो गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा जाना, यह भी एक कमी था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग समूह में रखा दिया गया, जबकि इन्हें एक ही समूह में रखा जाना चाहिए था। कौन कौन, जैसे कॉपर और हाइड्रोजन समान गुण वाले होते हैं, लेकिन कॉपर को समूह 1b और हाइड्रोजन को समूह सेकंड बी में रखा गया, यह भी एक कमी था उनका। इसी प्रकार सिल्वर और टेलुरियम को अलग अलग रखा गया, ओरम और प्लेटिनम को अलग अलग रखा गया, और बेरियम और प्लम्बम को अलग अलग रखा गया, भिन्न भिन्न समूहों में रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म जो थे समान थे। ठीक है, तो यह भी एक उनका ड्रॉबैक था। क्लियर है, अब देखते हैं आगे। दो दो तत्वों के बीच नए तत्व की खोज में कठिनाई, दो तत्वों के बीच नए तत्व की खोज में कठिनाई, यह भी एक रीजन था। एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक तत्व से दूसरे तत्व में हम बढ़ते हैं, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो नियमित रूप से नहीं बढ़ता है। किसी किसी का परमाणु द्रव्यमान कम भी हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो जब खोज हो रहा था नए नए तत्व की जो खोज हो रहा था, उसमें पाया गया तो कोई कोई तत्व ऐसे हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान बहुत कम है। तो आप बताइए, अब उसको बीच में हम कहाँ से हम रख सकते हैं, पहले से सारणी बना हुआ है, अब सारणी बना हुआ है पहले से, और जो नया खोज हुआ तत्व का परमाणु द्रव्यमान सारणी में जो बना हुआ परमाणु द्रव्यमान था, तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान था उससे कम निकल गया। तो कम निकल गया तो अब उसको हम कहाँ रखेंगे, बीच में कहीं रख नहीं सकते, नहीं तो पूरा सबको अलग अलग करना पड़ेगा, फिर से सबको फिर से उसको अच्छी सजाना पड़ेगा। तो ये एक कमी था, परमाणु द्रव्यमान में नियमित रूप से नहीं बढ़ते थे, ना कि सीधा बढ़ ही रहा, नहीं बढ़ता नहीं था, कभी कभी घटने वाला भी परमाणु द्रव्यमान की खोज हो गया, मतलब तत्व की खोज हो गया। तो इस केस में क्या हम कर सकते हैं, उसको हम बीच में तो नहीं रख सकते। अब पहले से देखिए, पहले से ये सारणी बना हुआ है और यहाँ सब जगह तत्व पहले से रखा गया है उसके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से, परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से तत्व को पहले से रखा गया है इन सारणी में। तो ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पर पहले से तत्व है और इससे कम वाला कोई तत्व आ गया परमाणु द्रव्यमान वाला, तो इसको हटा के हम उसको रख देंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते। ऐसे अगर करेंगे तो सारा जो तत्व है सबको अलग अलग करना पड़ेगा, सबको हटाना पड़ेगा, तो सबको रीशफल करना पड़ेगा, तो यह मुश्किल हो सकता था। तो यह भी एक उनका ड्रॉबैक था कि इनके बारे में उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया था कि जब कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व आएगा तो उसको हम फिर से कैसे सजाएंगे। ठीक है, फिर से कैसे उनको हम सजाएंगे। अब देखिए, दो तत्वों के बीच परमाणु द्रव्यमान में कहीं एक का अंतर है, तो कहीं दो का, तो कहीं तीन का अंतर है, तो कहीं दशमलव के बाद के अंतर में अंतर है। तो अतः यह अनुमान लगाना कठिन हो जाता है
कि दो तत्वों के बीच कितने नए तत्वों की खोज हो सकती है। ठीक है, दो तत्वों के बीच में कितने नए तत्वों की खोज हो सकती है, इसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन उन्होंने 3 अनुमान लगाया था, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन के बारे में। ये सब अभी आपने देखा इनके थे जो ड्रॉबैक थे, मतलब कमियां थी इनके समूह में, इनके आवर्त सारणी में। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। मेंडलीव के बारे में हमने आज पूरा कवर किया। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को पॉज करके बार बार देखिए, फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे बोलिए। अगर जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो वो आप कमेंट कीजिए, या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ आप अपनी सारी समस्याएं पूछ सकते हैं मेरे से। मेरे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, मैं उसको खत्म करूंगा। मैं और मेरे टीममेट जो हैं वह खत्म कर देंगे, सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।